कल्पना कीजिए आप सालों से एक नौकरी कर रहे हैं, है ना। हर महीने तनख्वाह आती है, आप उससे घर चलाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, भविष्य के लिए कुछ बचाते हैं। और फिर एक दिन आपके दफ्तर से एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है कि पिछले कई सालों में आपको जो तनख्वाह मिली थी उसका एक हिस्सा गलत था और अब आपको वो हजारों शायद लाखों रुपए वापस चुकाने होंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे सामने करौली राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिले कुछ दस्तावेज हैं जो ठीक यही कहानी बयां कर रहे हैं। और ये दस्तावेज शिक्षकों से की जा रही एक बड़ी, कह सकते हैं, वसूली के बारे में है। बिल्कुल। और मामला जुड़ा है नोशनल लाभ के अनियमित भुगतान से। ये 2006, 2012 और 2013 की भर्तियों से जुड़ा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोशनल लाभ की पहेली आखिर है क्या और ये वसूली क्यों हो रही है, कौन इससे प्रभावित हो रहा है, और सबसे जरूरी ये मामला हमें सरकारी कामकाज के तौर तरीकों और उसके मानवीय असर के बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दस्तावेजों में ये शब्द बार बार आ रहा है, नोशनल लाभ या नोशनल बेनिफिट। सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई। ओके। लेकिन किसी वजह से, कोई प्रशासनिक देरी या कोर्ट केस की वजह से उन्हें ज्वाइनिंग मिली 2014 में। ऐसा तो होता है। तो नोशनल लाभ का मतलब ये हुआ कि उनकी वरिष्ठता, मतलब सीनियरिटी, वो 2012 से ही मानी जाएगी। अच्छा, ताकि वो प्रमोशन वगैरह में पीछे ना रह जाए। बिल्कुल सही। लेकिन वेतन, जो असली पैसा है, वो उन्हें 2014 से ही मिलेगा, जब से उन्होंने काम शुरू किया। नोशनल मतलब आप कह सकते हैं नाम का या कागजी लाभ। समझ गई। सीनियरिटी पुरानी तारीख से, पर पैसा ज्वाइनिंग की तारीख से। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी तब हुई जब इस कागजी लाभ को वास्तविक बना दिया गया। मतलब ये कि उन शिक्षकों को न सिर्फ पुरानी तारीख से सीनियरिटी दी गई, बल्कि उसी पुरानी तारीख से वेतन का सारा हिसाब किताब करके भुगतान भी कर दिया गया। ओह। और यहीं पर राजस्थान सेवा नियमों का, आप कह सकते हैं, उल्लंघन हो गया। अच्छा, कौन से नियम? सबसे बड़ा नियम है परिवीक्षा अवधि का, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। हाँ, प्रोबेशन। सरकारी नौकरी में पहले 2 साल कर्मचारी प्रोबेशन पर होता है, जहां उसे एक फिक्स्ड मानदेय मिलता है। असली वेतन, जिसमें सारे भत्ते, इंक्रीमेंट सब शामिल होता है, वो प्रोबेशन पूरा होने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। इन मामलों में क्या हुआ कि शिक्षकों को प्रोबेशन पूरा होने से पहले ही या तो बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगा, या फिर प्रोबेशन पूरा होते ही पुरानी तारीख का सारा बकाया यानी एरियर दे दिया गया, जो कि नियमों के खिलाफ था। से भी बाद में मिलना चाहिए था, वो उन्हें बहुत पहले ही दे दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अब प्रशासन अपनी उसी गलती को सुधार रहा है। देखिए, दस्तावेज में 31 जुलाई 2019 के एक निर्देश का जिक्र है। उस निर्देश ने यह साफ किया कि इन शिक्षकों को जो वास्तविक वित्तीय लाभ है वो 1 फरवरी 2019 से ही मिलना चाहिए था, लेकिन भुगतान तो उससे भी पहले से हो रहा था। और अब उसी अतिरिक्त रकम को वसूलने के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ। तो गलती तो समझ आ गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है कि प्रशासन ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात दिखती है। क्या? इस काम में जबरदस्त तेजी दिखाई जा रही है, जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। ये पत्र 13 फरवरी 2006 के हैं और इनमें जो डेडलाइन है वो बहुत सख्त है। हाँ, ये तेजी ध्यान खींचने वाली है। दूसरा पत्र जो पेज 130 पर है वो एक पुनर्निर्देशित पत्र है, मतलब एक रिमाइंडर। और उसमें क्या लिखा है? उसमें साफ लिखा है कि 20 फरवरी 2026 तक कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा करें। सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। सिर्फ 7 दिन? जी। इस तरह की तेजी के पीछे आमतौर पर 2 वजह होती हैं। क्या? या तो कोई बड़ी ऑडिट आपत्ति आई है, जहां ऑडिटर ने सरकारी पैसे के गलत भुगतान पर लाल झंडी दिखा दी है। ओके। या फिर किसी उच्च अधिकारी या शायद कोर्ट का कोई सख्त आदेश है। पत्र में कुछ खास दस्तावेज भी मांगे गए हैं। GE 55 फॉर्म, ये क्या होता है? G55 एक तरह से हर कर्मचारी की महीने दर माह की वेतन पर्ची का सरकारी रिकॉर्ड होता है। अच्छा। इसे मांगकर वो हर एक महीने हुए भुगतान का ऑडिट करना चाहते हैं, ताकि पता चले कि गड़बड़ी ठीक किस महीने से शुरू हुई और कुल कितनी रकम वसूलनी है। इसके साथ ही ऑडिट आपत्तियों की कॉपी भी मांगी गई है। तो ये तो इस बात की पुष्टि करता है कि मामला ऑडिट में ही पकड़ा गया है। बिल्कुल। प्रशासन अब हर शिक्षक की एक पूरी फाइल तैयार कर रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया में कोई कानूनी चूक न रह जाए। 1 मिनट, मैं दस्तावेजों में एक लाइन देख रही हूँ। इसमें लिखा है कि अगर किसी शिक्षक ने माननीय न्यायालय से वसूली पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया हो
तो उसकी प्रति संलग्न करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रशासन को पहले से अंदाजा है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि प्रशासन सिर्फ पैसे वसूल नहीं कर रहा, वो एक कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर रहा है। एकदम सही। उन्हें पता है कि शिक्षक इस आदेश को चुनौती देंगे और शायद कुछ दे भी चुके हैं। वे पहले से ही जानना चाहते हैं कि कितने मामलों पर कोर्ट ने रोक लगाई है, ताकि वो अपनी कानूनी टीम को तैयार कर सकें और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। वाह! ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की भूल सुधार नहीं है, ये एक संभावित कानूनी विवाद बन चुका है। तो एक तरफ वसूली का दबाव और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी की तैयारी। लेकिन इन सब प्रशासनिक दांव-पेंच के बीच उन शिक्षकों का क्या है जिन पर यह सब बीत रहा है? ये सिर्फ फाइलें नहीं हैं, ये 76 लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हाँ, और यहीं पर मामले का मानवीय पहलू सामने आता है। दस्तावेजों के साथ जो सूची दी गई है उसमें 76 शिक्षकों के नाम, उनके बैच और उनकी पोस्टिंग की जगह साफ लिखी है। और ये सिर्फ 2006, 2012 या 2013 की भर्तियों तक सीमित नहीं है, इसमें प्रबोधक भर्ती 2008 के शिक्षक भी शामिल है। मतलब ये समस्या कई सालों की भर्तियों में फैली हुई है। जी। अगर हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे सूची में पहले शिक्षक हैं राजेंद्र प्रसाद मीना, 2006 बैच के हैं, मंडरायल ब्लॉक में तैनात। या फिर खेमचंद महावर जो सपोत्रा ब्लॉक से हैं और 2012 बैच के हैं। इस सूची को देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक दो लोगों की गलती नहीं बल्कि पूरे जिले में फैला हुआ मामला है। सपोट्रा, हिंडौन, टोडा भीम, करौली, मंडरायल, लगभग हर ब्लॉक का नाम है इसमें। सही कहा। और एक और बात पर गौर कीजिए, इन शिक्षकों को नोशनल लाद के आदेश ज्यादातर 2018 और 2019 में मिले थे। हाँ। अब 2026 में वसूली हो रही है। इसका मतलब है कि लगभग 7-8 साल तक उन्हें जो वेतन मिला, अब उन्हें बताया जा रहा है कि उसका एक हिस्सा गलत था और उन्हें वो वापस करना होगा। 7-8 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा समय है। जरा सोचिए, कोई शिक्षक है, उसकी एक तय आमदनी है, वो उसी के हिसाब से घर का लोन लेता है, बच्चों की पढ़ाई की योजना बनाता है, शायद बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ता है। ये सोचकर कि ये उसकी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल। और फिर एक दिन सरकार कहती है, गलती हो गई, अब आप हमें 2-3 लाख रुपए वापस कीजिए। ये तो किसी भी परिवार के बजट को तहस नहस कर सकता है। ये सिर्फ एक वित्तीय झटका नहीं है, ये एक मानसिक आघात भी है। वो कैसे? आपको अचानक से अपने ही कमाए हुए पैसे के लिए दोषी महसूस कराया जाता है, जबकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। आपने तो बस वही स्वीकार किया जो विभाग ने आपको दिया। ये बात तो है। ये उन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो हुई एक-एक शिक्षक की कहानी और उनके सामने खड़ी मुश्किल। लेकिन जब हम इन सब मामलों के एक साथ देखते हैं, तो ये हमें सरकारी सिस्टम के कामकाज के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक क्लर्क की गलती है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, जब कोई गलती इतने बड़े पैमाने पर और सालों तक चलती रहती है, तो वो किसी एक व्यक्ति की चूक नहीं हो सकती। तो फिर ये एक प्रणालीगत, मतलब सिस्टेमिक खामी की तरफ इशारा करती हैं। और ये सिर्फ करौली की बात नहीं है। ये अक्सर तब होता है जब नियमों में बार-बार संशोधन होते हैं और उन बदलावों की जानकारी या ट्रेनिंग निचले स्तर के दफ्तरों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। अच्छा। एक छोटा सा सर्कुलर अगर गलत समझ लिया गया, तो उसका असर हजारों कर्मचारियों पर सालों बाद दिखता है। तो आप कह रहे हैं कि जयपुर में बैठे अधिकारी ने जो नियम बनाया, हो सकता है कि ब्लॉक स्तर पर बैठे बाबू ने उसकी व्याख्या ही अलग कर ली हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहीं पर नियमों की साफ समझ और संवाद की कमी दिखती है। इसके अलावा एक और पहलू है। क्या? दस्तावेज में लिखा है कि ये सब एक माननीय न्यायालय के निर्णय के पालन में हो रहा है। हाँ, हमने इस पर बात की थी। इसका एक गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये मामला शायद किसी एक शिक्षक ने कोर्ट में चुनौती दी होगी, या किसी और जिले में ऐसा ही केस हुआ होगा। कोर्ट ने उस केस में फैसला सुनाया कि इस तरह का वास्तविक भुगतान अवैध है। और अब प्रशासन उसी एक अदालती फैसले को एक नजीर मानकर पूरे राज्य में लागू कर रहा है। मतलब किसी एक केस के फैसले का असर अब इन 76 शिक्षकों पर भी पड़ रहा है, जिन्होंने शायद कभी कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटाया। बिल्कुल। ये प्रशासन में न्यायपालिका की भूमिका को भी दिखाता है कि कैसे एक अदालत का फैसला हजारों कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। सही बात है। प्रशासन के पास अब कोई विकल्प नहीं है। उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा, वरना उन पर अदालत की अवमानना का केस बन सकता है। तो एक तरफ नियमों का पालन है, वित्तीय अनुशासन और कोर्ट का आदेश है, और दूसरी तरफ वो आम कर्मचारी है जिसकी शायद कोई सीधी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसे ही इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
मामले की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। यही इस मामले का केंद्रीय द्वंद्व है। प्रशासन नियमों से बंधा है और शिक्षक मानवीय परिस्थितियों से। ये मामला हमें दिखाता है कि सुशासन केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नियमों को स्पष्ट रूप से लागू करने और ऐसी गलतियों से बचने के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाने में है। जब सिस्टम गलती करता है तो उसका बोझ सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। तो आज हमने करौली के इन सरकारी दस्तावेजों की परतों को खोला और देखा कि कैसे नोशनल लाभ की एक छोटी सी प्रशासनिक गलतीफहमी 76 शिक्षकों के लिए एक बड़ी वित्तीय मुसीबत बन गई है। हमने ये भी समझा कि ये वसूली क्यों हो रही है, प्रशासन इतनी तेजी में क्यों है, और इसके पीछे सिर्फ एक स्थानीय दफ्तर नहीं बल्कि ऑडिट की आपत्तियां और अदालत के फैसले जैसी बड़ी वजह है। ये दस्तावेज हमें गलती सुधारने की एक प्रक्रिया तो दिखाते हैं, लेकिन वे हमें ये नहीं बताते कि ये गलती हुई कैसे या इसके लिए असल में कौन जिम्मेदार था। वे हमें सिर्फ उस सुधार प्रक्रिया का अंतिम चरण दिखाते हैं जिसकी कीमत अब कर्मचारी चुका रहे हैं। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई प्रशासनिक गलती से किसी को ज्यादा भुगतान हो जाता है तो उस गलती को सुधारने का बोझ किस पर होना चाहिए? उस संस्था पर जिसने गलती की और सालों तक उसे नहीं पकड़ा, या उस कर्मचारी पर जिसने पूरी सद्भावना से वो पैसा स्वीकार किया, ये मानते हुए कि ये उसका हक है? ये सिर्फ पैसे की वसूली का मामला नहीं है। नहीं, ये निष्पक्षता और जिम्मेदारी के बीच एक बहुत मुश्किल सवाल है।